नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। तो आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मुद्दे की बात। और आज बात 2022 के मिशन लाल पीले की, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भाजपा को चुनौती देने के लिए अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर ने हाथ मिला लिया है। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या ये लाल पीला गठबंधन 22 के जंग में भाजपा को चुनौती दे पाएगा, क्योंकि अखिलेश के लिए गठबंधन का अनुभव ठीक नहीं रहा। ओवैसी से मंच साझा, भाजपा से बात, अब अखिलेश से राजभर ने मिलाया हाथ। सपा और सुभाषपा मिलकर लड़ेंगे चुनाव। क्या 22 में पूरा होगा बाइसिकल वाला ख्वाब? राजभर ने ली भाजपा को हराने की प्रतिज्ञा। जितना मौसम नहीं बदला, उससे ज्यादा ओम प्रकाश राजभर का दिल बदल गया। कभी असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया, तो कभी भाजपा के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव से राजभर की मुलाकात हुई, राजभर का दिल फिर बदल गया। पर इस बार ऐसा बदला कि ओम प्रकाश राजभर ने अब की बार भाजपा साफ का नारा देते हुए साफ कर दिया कि उनका दिल, उनका मंच, उनका संगठन सब अखिलेश यादव के लिए समर्पित है। भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने के लिए, सत्ता से बेदखल करने के लिए हमारा उनका समझौता है। सीटों का कोई झगड़ा नहीं है। हम लोग मिलकर के 27 अक्टूबर के बाद हम लोग आएंगे, फिर बैठ करके सीटों का समझौता हम लोग बातचीत तय कर लेंगे। एक सीट भी नहीं देंगे तब भी समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने 27 अक्टूबर को अपने पत्ते खोलने का ऐलान किया था, लेकिन एक हफ्ते पहले ही खोल दिए। दरअसल बुधवार की सुबह ओम प्रकाश राजभर की अखिलेश यादव के साथ मुलाकात हुई। इस मुलाकात को राजभर ने शिष्टाचार भेंट बताया। हालांकि ऐसी शिष्टाचार वाली भेंट राजभर अखिलेश से पहले कई और दलों से भी कर चुके थे। ऐसे में इस मुलाकात को लोग हवा में उड़ाते, उससे पहले ही सपा और सुभाषपा ने गठबंधन का ऐलान कर बड़ा धमाका कर दिया। बिना समाजवादी पार्टी के सहयोग से भागीदारी संकल्प मोर्चा बीजेपी को सत्ता से बेदखल नहीं कर सकता। भाजपा गई है या भागीदारी संकल्प मोर्चा गया अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में? भागीदारी संकल्प मोर्चा वैसे भी है उसमें। 27 अक्टूबर मऊ रेलवे, मऊ में हल्दरपुर मैदान, वहीं आइए, सब खुलासा हो गया। सीटें कितनी दे रहे हैं अखिलेश यादव? पीठ का झगड़ा फगड़ा नहीं है भाई। बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? डूबती भी नैया जके मारा कोई बजाए, हम तो न जाए। राजभर की पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी का यह गठबंधन अखिलेश यादव के छोटे दलों को साथ लेकर चलने की रणनीति का ही एक हिस्सा है। ओम प्रकाश राजभर अक्सर ही अपने बयानों में ये कहते हैं कि नेता की बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। समाजवादी पार्टी और सुभा सपा का गठबंधन कुछ इसी बात का उदाहरण भी है। हाल ही के दिनों में लगातार ओम प्रकाश राजभर के बयानों में भाजपा के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर देखने के लिए मिला। ऐसा लगा कि जल्द ही वो भाजपा के साथ गठबंधन का ऐलान कर देंगे। लेकिन जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर की अखिलेश यादव से मुलाकात हुई और उसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने सपा के साथ गठबंधन का ऐलान किया, साफ समझ में आता है कि उनकी भाजपा के साथ दाल नहीं गल पाई। लेकिन राजभर अखिलेश के लिए कितने उपयोगी साबित होंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि राजभर ने 2007 के विधानसभा चुनाव में 97 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए, लेकिन सिर्फ 4,91,347 वोट ही मिले, जो वोट प्रतिशत का सिर्फ 0.94% ही था। इसके बाद यूपी में 2012 में राजभर ने मुख्तार अंसारी की कौमी एकता दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। इस चुनाव में कौमी एकता दल को 2 सीटें जरूर मिली, लेकिन राजभर 52 सीटों पर लड़कर भी 1 सीट न जीत पाए। उनकी पार्टी को सिर्फ 4,77,330 वोट मिले। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ मिलकर 8 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 4 सीटों पर जीत मिली। बदले में भाजपा ने राजभर को मंत्री बनाया। ये ओम प्रकाश राजभर की खुद पहली जीत थी। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है कि क्या राजभर अखिलेश के साथ हमेशा वफादार रहेंगे? कहीं नतीजे आने के बाद बदल तो नहीं जाएंगे? क्योंकि गठबंधन का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा तो है कि उन्हें एक भी सीट ना मिले, लेकिन वो सपा के साथ गठबंधन में रहेंगे। लेकिन राजनीति में अक्सर नेताओं को बदलते देखा गया। यहाँ ना कोई किसी का दुश्मन होता है, ना कोई किसी का दोस्त। ये बात कुछ दिन पहले खुद ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा से गठबंधन के सवाल पर कही थी। जब ओम प्रकाश राजभर
अभी तक तो अपनी पार्टी अपने मोर्चे की ताकत पैदा कर रहे थे, अब हम समझौते के लिए लखनऊ आए हैं। आप लोग समझौता जो भी करना चाहें इन मुद्दों के आधार पे, तो हम समझौता करने को तैयार। समाज हित में ओम प्रकाश राजभर कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। वहीं इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि गठबंधन वाली पॉलिटिक्स में 2 बार हाथ जला चुके अखिलेश को क्या इस बार उन्हें छोटे दलों की पॉलिटिक्स सूट करेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब बात करते हैं भाजपा की हवाई स्ट्राइक की। यूपी के नाम अब एक और एयरपोर्ट जुड़ गया है। ये एयरपोर्ट पर्यटन के लिहाज से और पूर्वांचल की 130 विधानसभा सीटों के लिहाज से भाजपा का सबसे बड़ा दांव है, क्योंकि एयरपोर्ट किसने बनाया, किसने फीता काटा, इसको लेकर सियासत धुआंधार हो गई। चुनाव से पहले भाजपा की हवाई स्ट्राइक, पूर्वांचल में होगी धुआंधार फायर। यूपी को नवे एयरपोर्ट की सौगात, क्या 22 में बनेगी बात? योगी मोदी का बुद्धम शरणम गच्छामि प्लान। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए पूरी दुनिया से करोड़ों बुद्ध अनुयायियों को यहां आने का अवसर मिलेगा, उनकी यात्रा आसान होगी। यह कुशीनगर का एयरपोर्ट न केवल उत्तर प्रदेश की दृष्टि से बल्कि पश्चिमोत्तर बिहार और नेपाल की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण एयरपोर्ट साबित होगा। यह हवाई अड्डा कुशीनगर का भारत के ऐसे 8 मुख्य बौद्ध स्थल को जोड़ने जा रहा है और एक आध्यात्मिक उद्देश्य हर भक्त का पूरा करने के लिए एक माध्यम बनने जा रहा है। आज की यूपी चुनाव से ठीक पहले कुशीनगर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात देकर केंद्र की मोदी सरकार और सूबे की योगी सरकार ने पुरविया दांव चल दिया है। 260 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। ये पर्यटन के लिहाज से और पूर्वांचल की 103 विधानसभा सीटों के लिहाज से भाजपा का सबसे बड़ा दांव है। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि खुद पीएम मोदी इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करने कुशीनगर पहुंचे। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पग पग पर तीर्थ है और कण कण में ऊर्जा है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे 3.2 किलोमीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा है, जो यूपी का सबसे लंबा रनवे है। इस रनवे पर हर घंटे 8 फ्लाइट आ जा सकती हैं। साथ ही इस एयरपोर्ट पर ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि यहां दिन के साथ साथ रात में भी आसानी से उड़ान भरी जा सके। 5 मार्च 2019 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और यूपी सरकार के बीच समझौता हुआ था। 24 जून 2020 को इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया गया। दरअसल कुशीनगर भगवान बुद्ध के करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। एयरपोर्ट के बनने से पर्यटकों की संख्या में 20% की बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि अब इस एयरपोर्ट के बनने से श्रीलंका, जापान, चीन, ताइवान, साउथ कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर और वियतनाम जैसे दक्षिण एशियाई देशों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट होगी। यहाँ आने वाले यात्री लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर की यात्रा कर सकेंगे। इसके साथ ही श्रावस्ती, कौशाम्बी, संकीशा, राजगीर और वैशाली की यात्रा भी कम समय में पूरी होगी। उत्तर प्रदेश देश के अंदर एयर कनेक्टिविटी की दृष्टि से एक बेहतरीन स्थिति में आगे बढ़ा है। यह न केवल हमें उत्तर प्रदेश के विकास को बल्कि पर्यटन सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए और उसके माध्यम से रोजगार की संभावनाओं को विकसित करने का भी हमारे लिए एक सशक्त माध्यम बना है। दिल्ली और कुशीनगर के बीच में जो लंबी एक दरार होती थी, लखनऊ के द्वारा आना पड़ता था कुशीनगर, वाराणसी के द्वारा आना पड़ता था, सीधा डायरेक्ट फ्लाइट दिल्ली और कुशीनगर के बीच में हफ्ते में 4 बार 26 नवंबर से शुरुआत होगी। लेकिन चुनावी मौसम में सौगात के बीच राजनीति भी जमकर हो रही है। अखिलेश यादव ने कुशीनगर एयरपोर्ट के उद्घाटन पर तंज कसते हुए भाजपा पर निशाना साधा कि भाजपा
सिर्फ दूसरे के काम का फीता काटती है। जनता ने उन्हें इस लायक छोड़ा ही नहीं कि वे फीता काट सकें। फीता काटने के लिए पुरुषार्थ चाहिए और पुरुषार्थ और परिश्रम हमने किया है, तो स्वाभाविक रूप से फीता भी हम ही काटेंगे। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या हर चीज को चुनावी चश्मे से देखना सही है? क्योंकि ये तो उद्घाटन की सिर्फ शुरुआत है। चुनाव आते जाते न जाने कितने फीते कटेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में यूपी सरकार अपना डंका बजा रही है। सरकार का दावा है कि उसने 32 नए मेडिकल कॉलेज बनाए। 25 अक्टूबर को पीएम मोदी पूर्वी यूपी के मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करेंगे। मतलब एकदम साफ है, हवाई स्ट्राइक हो या मेडिकल की बात, हर मोर्चे पर भाजपा सरकार जनता को यह संदेश देने में जुटी है कि जो अब तक नहीं हुआ था वो अब हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। प्रियंका गांधी के आगरा मार्च की, क्योंकि अभी लखीमपुर हिंसा की आग बुझी भी नहीं थी कि आगरा में पुलिस कस्टडी में एक शख्स की मौत ने हड़कंप मचा दिया। ये मौत कैसे हुई कैसे नहीं, इसको लेकर सियासत गर्म है। प्रियंका गांधी लखनऊ से पीड़ित परिवार से मिलने के लिए निकली तो उन्हें आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हिरासत में लिया गया। हालांकि बाद में आगरा जाने की इजाजत दे दी गई, लेकिन 17 दिन में दूसरी बार था जब प्रियंका को हिरासत में लिया गया। पुलिस कस्टडी में एक शख्स की मौत। पूछ रहा है यूपी, गुनहगार कौन? आगरा कांड पर सियासत गरमाई। सत्रह दिन बाद फिर लखीमपुर की याद आई। मेरा निवेदन है, आप कहीं भी जाने से आप रोक रहे हैं। मैं गेस्ट हाउस से निकलती हूँ, मैं रोका हूँ, मैं नहीं जा सकता। वाल्मीकि जयंती पर बवाल, प्रियंका ने पूछे सुलगते सवाल। अगर जहाँ भी मैं जाना चाहती हूँ वहाँ से रोक रहे हैं, तो क्या मैं रेस्ट हाउस में बैठी रहूँ? क्योंकि इनको पॉलिटिकली कन्वीनियंट है। पुलिस ने प्रियंका गांधी को आगरा तो नहीं जाने दिया, हिरासत में ले लिया है और पुलिस लाइन ले जाया जा रहा है। लखीमपुर हिंसा की आग अभी बुझी भी नहीं थी। गोरखपुर में मनीष गुप्ता हत्याकांड का शोर अभी थमा भी नहीं था कि अब आगरा के अरुण वाल्मीकि की मौत ने हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि एक बार फिर सवालों में पुलिस है जिसकी कस्टडी में एक शख्स की मौत हो गई, जिसको लेकर अब चौतरफा सियासत हो रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मृतक के परिजनों से मिलने जब लखनऊ से आगरा के लिए निकली तो पुलिस ने उन्हें आगरा एक्सप्रेसवे पर ही रोक लिया और हिरासत में ले लिया। मैं गेस्ट हाउस से निकलती हूँ, मैं रोका हूँ, मैं नहीं जा सकता। अगर जहाँ भी मैं जाना चाहती हूँ वहाँ से रोक रहे हैं, तो क्या मैं रेस्ट हाउस में बैठी रहूँ? क्योंकि इनको पॉलिटिकली कन्वीनियंट है इसलिए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच काफी धक्का मुक्की हुई। प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया है और जबरदस्त हंगामा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लखनऊ में कांग्रेस के कार्यकर्ता उस गाड़ी के सामने लेटने की कोशिश कर रहे हैं और दरअसल गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जिस गाड़ी में प्रियंका गांधी और अजय कुमार लल्लू जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए प्रियंका गांधी निकली थी लखनऊ से, लेकिन लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जैसे ही शुरू होता है उसी जगह पर प्रियंका गांधी के काफिले को पुलिस ने रोक दिया। तकरीबन 2 घंटे बाद प्रियंका गांधी को पुलिस ने हिरासत में लिया, अजय कुमार लल्लू को हिरासत में लिया। ये 17 दिन में दूसरी बार था जब प्रियंका गांधी को यूपी पुलिस ने हिरासत में लिया, क्योंकि इससे पहले जब प्रियंका लखीमपुर जा रही थी तो उन्हें पुलिस ने सीतापुर में हिरासत में लिया था। हालांकि प्रियंका गांधी को थोड़ी देर के बाद आगरा जाने की इजाजत मिल गई। इन्होंने कहा है कि 4 लोगों के साथ हम जा सकते हैं, तो हम अभी जा रहे हैं। लेकिन सवाल बड़ा है, आखिर एक शख्स की मौत पुलिस की कस्टडी में हो कैसे गई? दरअसल 17 अक्टूबर को थाना जगदीशपुरा के मालखाना में एक चोरी हुई। ये चोरी 25 लाख रुपए की थी। इसी चोरी के चलते पुलिस ने अरुण वाल्मीकि को गिरफ्तार किया, लेकिन इसी दौरान पुलिस कस्टडी में अरुण वाल्मीकि की मौत हो गई। मृतक के भाई सोनू ने पुलिस की कड़ाई और बदसलूकी से मौत का आरोप लगाते हुए
अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। लेकिन जब प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने इस घटना को लेकर आवाज उठाई तो आनन फानन में 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन वाल्मीकि जयंती पर घटना से बवाल की आशंका पर अधिकारियों के होश उड़ गए। शहर भर में फोर्स तैनात की गई, वहीं जमकर सियासत भी हो रही। दरअसल यूपी में वाल्मीकि वोट का बड़ा जनाधार है जो कई सीटों पर अपना असर रखता है। यही वजह है कि प्रियंका हो या अखिलेश, सबकी निगाहें आगरा पर है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। लखीमपुर पर सुप्रीम फटकार की। लखीमपुर हिंसा को 17 दिन बीत चुके हैं, 10 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन जांच जहां थी वहीं अटकी है। और अब इस केस का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ी फटकार लगा दी। लखीमपुर कांड पर सुप्रीम सुनवाई। कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई। 3 अक्टूबर को लखीमपुर में हुई घटना को लेकर एक तरफ लगातार कार्रवाइयों का दौर चल रहा है। अब तक 10 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का दौर जारी है। बुधवार को लखीमपुर कांड को लेकर हुई सुनवाई में जमकर फटकार लगाई गई। इस दौरान कई तल्ख टिप्पणियों का सामना भी हरीश साल्वे को करना पड़ा। स्टेटस रिपोर्ट पर लगी फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान लखीमपुर कांड की स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी कि अब तक इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की गई है। इसको लेकर एक बार फिर से फटकार का सामना करना पड़ा। मैंने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी, ये वहां सीलबंद लिफाफे में है। हमने स्टेटस रिपोर्ट की फाइलिंग के लिए कल रात 1 बजे तक का इंतजार किया, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। कृपया इसे गुरुवार या शुक्रवार को लें। नहीं मिस्टर साल्वे, कोई गुरुवार या शुक्रवार नहीं। काफी देर तक चली सुनवाई में गिरफ्तारी को लेकर भी कोर्ट ने सवाल किए। कितने फरार, कितने गिरफ्तार। लखीमपुर कांड में गिरफ्तारी को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया। सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अन्य गवाहों की गवाही दर्ज क्यों नहीं की गई? मिलॉर्ड, कहा जा रहा था कि राज्य आरोपियों के साथ नरमी बरत रहा है। अब सभी गिरफ्तार हैं और वो जेल में है। आज तक 10 आरोपी जेल के अंदर हैं। इसमें 2 तरह के अपराध शामिल हैं, एक किसानों पर गाड़ी चढ़ाना और दूसरा गाड़ी चलाने वालों की पीट कर हत्या। ये है काउंटर एफआईआर। मिलॉर्ड, हाँ, पहली एफआईआर में कितने गिरफ्तार हुए? 10 जेल में। रिपोर्ट कहती है कि 44 गवाह और 4 के बयान दर्ज किए गए। 10 के अलावा कितने न्यायिक हिरासत में और कितने पुलिस हिरासत में? मिलॉर्ड, इस वक्त 4 पुलिस हिरासत में है। बस इसी बात को लेकर एक बार फिर से फटकार का सामना करना पड़ा। 4 पुलिस हिरासत में, बाकी 6 का क्या? आपने हिरासत की मांग नहीं की, इसलिए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस मामले में क्या स्थिति है? मिलॉर्ड, हमने 3 दिन की रिमांड मांगी थी और वो खत्म हो गई, तो बस। मिलॉर्ड, सभी वीडियो और फोन बरामद कर लिए गए। हो सकता है यहाँ पूछताछ के लिए उनकी जरूरत ना पड़े। आपकी एसआईटी पहचान सकती है कि सबसे कमजोर गवाह कौन है और उन्हें धमकाया जा सकता है। केवल 4 गवाहों के बयान क्यों दर्ज किए गए? मिलॉर्ड, मुझे बताया गया कि बयान दर्ज किए जा रहे थे और फिर अदालतें बंद हो गई। दशहरा की छुट्टियों के लिए आपराधिक अदालतें बंद। मिलॉर्ड, क्राइम सीन को फिर से बनाया जा रहा था। हमें लगता है कि आप अपने पैर खींच रहे हैं। कृपया इस धारणा को दूर करें। मिलॉर्ड, कृपया इसे अगले सप्ताह लें। गवाहों की सुरक्षा? मिलॉर्ड, हम देंगे। इस दौरान कई सवालों पर हरीश साल्वे को फटकार का सामना करना पड़ा। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर कांड पर अगली सुनवाई की तारीख 26 अक्टूबर तय की है, लेकिन उससे पहले सभी गवाहों के बयान दर्ज कराने को कहा है और साथ ही अगली सुनवाई से एक दिन पहले स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के उन निशानों की जो अभी बाकी हैं, क्योंकि 3 दिन की बारिश ने उत्तराखंड की सूरत बिगाड़ कर रख दी। बुधवार रात 9 बजे तक 46 लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि 11 लोग अभी भी लापता हैं। मतलब तबाही के निशान बाकी हैं। उत्तराखंड में सबसे बड़ी तबाही, तस्वीरें दे रही हैं गवाही।
बारिश ने तोड़ा 107 सालों का रिकॉर्ड। चालीस लोगों की मौत, कुदरत ने भरा खौफ। उत्तराखंड में 3 दिन की बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि शहर के शहर खौफ से भर गए हैं, क्योंकि ये हाल तब है जब मौसम विभाग ने पहले ही तबाही का अंदेशा जता दिया था। सोचिए अगर ये अलर्ट ना होता, अनर्थ होता, क्योंकि इस अलर्ट के बाद भी ऐसी तबाही हुई कि अब सिर्फ बर्बादी के निशान बचे हैं।